हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोग पीछे के स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस से सेट 19 लगाने जा रहे हैं। और हम हर सेट में क्या करते हैं, टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं जो बिहार डीएलएड में आएगा। यदि आप इससे पहले वाले सेट वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जैव तकनीकी कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीकी है। मतलब जो जैव तकनीकी कृषि है, मतलब जैव तकनीकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैव तकनीकी को इंग्लिश में बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीकी कौन सा है, उत्तक संवर्धन, रूपांतरण, डीएनए रूपांतरूप या पौधे प्रजनन। निम्नलिखित में से कौन सा जैव तकनीकी कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीकी है। तो क्या होता है जैव तकनीकी, बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि जैव तकनीकी बोलते किसको है, उसके बाद ही नहीं जानेंगे कि उसके सम्मिलित मुख्य तकनीकी क्या होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि जो बायो मतलब जो जीव होता है, वो पेड़ पौधे, वो पादप हो या जीव जंतु हो, उसका जो टिश्यू होता है, मतलब कि जो टिश्यू या उत्तक की बात करें या उसका सेल की बात करें, उसको काट के उस पर रिसर्च किया जाता है। और उसके छोटे से ही, मतलब मानिए कि किसी भी पेड़ के छोटे से तने को काट के या छोटे से तने को, मतलब उसके टिश्यू के पार्ट के या सेल के पार्ट के, कोशिका को पार्ट को काट कर क्या किया जाता है, उसको बोया जाता है। और उसको पोषक जो चीज उसको चाहिए पोषक के रूप में सभी चीज को दिया जाता है। और उसे क्या किया जाता है, एक पेड़ का निर्माण करवाया जाता है, जिससे क्या होता है, उसका एक नए उपज होता है और उसकी खेती में अधिक होती है। और इसका उपयोग जीव जंतु में कहाँ होता है, इसको बीमारियों को रिसर्च करने में, जैसे कि कोरोना का इलाज भी किया गया था, तो जीव जंतु के इसके अलावा अलग अलग तरह के जितने भी बीमारी होते हैं और उसका जितना अलग अलग तरह के दवा बनते हैं, वो किससे, टिश्यू और सेल के पार्ट को खोज के उस पर क्या किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी का उपयोग किया जाता है। वो किसमें होता है, उत्तक संवर्धन। मतलब कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछ रहा है, नीचे अभिक्रिया के बारे में कथनों में से कौन गलत है। मतलब कि नीचे जो इक्वेशन दिया गया है, केमिकल इक्वेशन, लेड, उसमें से कौन सा गलत है, सही नहीं पूछ रहा है, कौन सा गलत है। लेड ऑक्साइड किससे अभिक्रिया कर रहा है, लेड ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया कर रहा है, और कार्बन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लेड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, लेड अपचयित हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, या उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया इक्वेशन हो रहा है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि अपचयित और उपचयित बोलते किसको है। मतलब कि किसी भी उपचयन और अपचयन किसके अंदर आता है, रेडॉक्स रिएक्शन का आता है। मतलब उपचयन किसको बोलते हैं, उपचयित मतलब कि ऑक्सीडेशन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, या निगेटिव चार्ज का, ऑक्सीजन के पास क्या कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो किसी भी किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना को हम क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। और किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन बोलते हैं। तो उपचयन किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना को क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। और हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और हिंदी में रिडक्शन। इसके अलावा उपचयन को एक और डिफिनीशन से जाना जाता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में बेसिकली ऑक्सीजन का जुड़ना, हम अभी बोले थे कि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होता है। यदि निगेटिव चार्ज मतलब कोई इक्वेशन में या किसी भी केमिकल इक्वेशन में क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो क्या कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और वही क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और उपचयन हो जाएगा। और अपचयन और उपचयन को मिला के रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अपचयन और उपचयन दोनों साथ में हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। सो हम बात करें कि गलत कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बात करते लेड अपचयित हो रहा है। लेड मतलब पीबीओ, मतलब लेड ऑक्साइड,
लेड ऑक्साइड की क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड, लेड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड। ये अपचयित हुआ कि उपचयित हुआ, ये तो उपचयित नहीं हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के और लेड में चला गया, तो ये क्या होगा, ये तो उपचयित हुआ, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ए क्या है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, उपचयित में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये कार्बन क्या था, कार्बन सिंगल था, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, उपचयित हो गया, मतलब कि ऑप्शन बी में क्या बोला, ये सही है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, मतलब कि ये तो सेंस नहीं बना, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, इससे ऑक्सीजन हट के लेड बना, तो ऑप्शन डी भी सही है, मतलब कि इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन ए का कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा एल्केन है, तो एल्केन C2H6, C3H8, C4H10 या इनमें से सभी, निम्नलिखित में से सभी एल्केन है या सिर्फ ये एल्केन है, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये किसका, ये सब किसका पार्ट है, ये आप कार्बन चैप्टर पढ़े होंगे, कार्बन, कार्बन का ये का पार्ट है, ये कार्बन में पूछा जाता है। और बात करें कि एल्केन क्या होता है, तो एल्केन ना एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और वही बात करें कि इसका फार्मूला के, एल्केन के फार्मूला के, तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2, किसका फार्मूला होता है, एल्केन का फार्मूला होता है। और क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एल्केन है, यदि आप n के जगह पे 1 डालिएगा, यदि आप n के जगह पे 1 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 +2 क्या हो जाएगा, C1H4, मतलब CH4, फिर C के जगह पे यदि 2 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 डालिएगा तो 2 2 4 और 2 6, C2H6 सेम, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 2 के जगह पर हम 3 डाल के देखते हैं, तो C3, 3 2 6 और 2 C3H8, हम इसके जगह पे 4 डालते हैं तो C4 4 दूना 8 2 10 C4H10, तो ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब कि ऑप्शन डी, इनमें सभी, मतलब कि इनमें जितना दिया हुआ है इनमें सब के सब क्या है, सब के सब सही है, इनमें सभी सही है। तो ये क्या हो गया, अल्केन, एल्केन क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और ये बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड, एल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, वही बात करें कि इसके जगह पे एल्कीन होता है तो डबल बॉन्ड बनाता है, और एल्काइन होता है तो क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन एल्केन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस विधि द्वारा समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है, मतलब कि कौन से विधि द्वारा हम समुद्र से नमक को प्राप्त करते हैं, वाष्पीकरण द्वारा, थिरान और छेपन द्वारा, छानना या चुनना, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, नमक को समुद्र से अलग करते हैं। तो हम बात करें कि नमक को समुद्र से अलग करने की विधि को क्या बोला जाता है, वाष्पीकरण। और ये प्रोसेस होता है कैसे है, मतलब कि समुद्र के किनारे क्या किया जाता है, छोटे छोटे तालाब को क्या किया जाता है, बना दिया जाता है समुद्र के किनारे, और उसके बाद क्या किया जाता है, जब ज्वार या भाटा आता है तो वो लहर क्या होता है, उस पानी तालाब भर जाता है, और धीरे धीरे वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण मतलब सूर्य से आने वाली रोशनी के कारण क्या होता है, सारा पानी वाष्प के रूप में क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और क्या बन जाता है, वो जो ठोस जो नमक बचता है वो क्या हो जाता है, जमीन में रह जाता है, उसको क्या किया जाता है, उसको किसी तरह से उठा के उसके बाद उसको धो साफ करके उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है, उसको अधिक किया जाता है। तो समुद्र से जल प्राप्त करने की कौन सी विधि है, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्रिप्टोगैम क्या है, मतलब क्रिप्टोगैम क्या है, क्रिप्टोगैम क्या किसे बोलते हैं, क्रिप्टोगैम, तो हम बात करें क्रिप्टोगैम के, तो ये बीज वाले पौधे होते हैं, बिना बीज वाले पौधे होते हैं, अंडाशय वाले पौधे होते हैं, या फल वाले पौधे होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्टोगैम पौधा होता है। तो हम बात करें जो क्रिप्टोगैम है, वो क्रिप्टोगैम की बात करें कि क्रिप्टोगैम
क्या है? बीज वाले पौधे, बिना बीज वाले पौधे, अंडाशय वाले पौधे या फल वाले पौधे? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्टोगैम है? तो क्रिप्टोगैम बिना बीज वाले पौधे, मतलब कि ये जो पौधे होता है वो बिना बीज वाला होता है, इसमें किसी भी तरह का बीज नहीं होता है, और ना ही इसका जो फूल होता है आपको ना ही वो फूल दिखेगा, और इसका ना ही ये लैगिक और अलैगिक दोनों तरह से क्या करते हैं, दोनों तरह से प्रजनन करते हैं। उसके बात करें कि इसका एग्जाम्पल की बात करें तो नीले हरे शैवाल हो गए, या जितने भी छोटे छोटे विदाउट विकसित पौधे होते हैं, ये सब किसके उदाहरण है? तो ये सब क्रिप्टोगैम के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? लिग्निफाइड कोशिका भित्ति किसकी विशेषता है? मतलब जो लिग्निफाइड कोशिका भित्ति है वो किसकी विशेषता है? जाइलम के ट्रैकिड्स, फ्लोएम के सेल्स, एपिडर्मस कोशिका या कैम्बिलिस कोशिका है? निम्नलिखित में से किसका लिग्निफाइड कोशिका है? तो हम बात करते हैं जो लिग्निफाइड कोशिका है वो किसका है? तो वो है जाइलम। वो किसका उदाहरण है? जाइलम का उदाहरण है। और ये बेसिकली क्या करता है? लिग्निफाइड कोशिका भित्ति, तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं उसको मजबूती प्रदान करने का काम करता है। और आप ये बात को जानते ही होंगे कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम का मुख्य कार्य जल को पहुंचाना है, जल को हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम काम करता है। और जाइलम क्या है? जाइलम एक मृत कोशिका है, और मृत कोशिका दोहरी पट्टी के कारण होता है। इसका क्या होता है? जो इसका भित्ति होता है वो दोहरी होता है, डबल होता है, जिसके कारण दोहरी भित्ति के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो दोहरी भित्ति का होने के कारण क्या करता है? ये पेड़ पौधों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। तो ये कौन सा है? लिग्निफाइड कोशिका भित्ति किसकी विशेषता है? तो जाइलम के ट्रैकिड्स की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है? मतलब जो पर्यावरण संरक्षण है उसका क्या अर्थ है? आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, या उपरोक्त सभी? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है? तो पर्यावरण संरक्षण का मतलब कि क्या होता है? पर्यावरण मतलब कि हमारे आसपास, पर्यावरण किसे बोलते हैं? हमारे आसपास के जितने भी चीजें हैं हमारे, वो सब किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण क्या आता है? वो आर्थिक संसाधन हो या प्राकृतिक संसाधन हो या सांस्कृतिक संसाधन हो, सब किसके अंतर्गत आता है? वो सब हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और इसको सुरक्षित रखने का अधिकार किसका है? हम लोगों का है, मनुष्य का ही है। इसके अलावा जितने भी जंगल है, वन हो गया या जंगली जीव हो गया, उन लोगों को संरक्षण करने का भी अधिकार किसको है? तो हम लोगों का है। मतलब कि उपरोक्त सही हो जाएगा। मतलब कि आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, मतलब कि जितने भी आर्थिक संसाधन है, जितने भी कॉस्टली चीज है, वो जितने भी मेटल है, नॉन मेटल, उसको रखना किसके अंतर्गत है? पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत। उसके बाद बात करें प्राकृतिक संसाधनों का, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हो गए, वो पेड़ पौधे हो गए या वो नदी हो गई, पहाड़ हो गए, उस सबको संरक्षित करके बढ़िया से रखने का अधिकार किसका है? हम लोगों का ही। और सतत पोषणीय अधिकार मतलब सस्टेनेबिलिटी, जो रिसोर्स होता है उसका भी हम लोगों को ध्यान में रखना। सांस्कृतिक संसाधन मतलब जितने भी सांस्कृतिक संसाधन है उसको भी सुरक्षित रखने का अधिकार किसको है? संरक्षण करने का हम लोगों का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्वसन है। श्वसन क्या है? अनबोलिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, बायोफिजिकल प्रक्रिया या कैटाबोलिक प्रक्रिया? तो श्वसन कैसा प्रक्रिया है? देखिए कैटाबोलिक प्रक्रिया है। श्वसन किसके अंतर्गत आता है? कैटाबोलिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? मतलब जो मादा मानव होता है उसमें निषेचन कहाँ होता है? ग्रीवा में, योनि में, गर्भाशय में या फैलोपियन ट्यूब में? निम्नलिखित में से किसमें मादा मानव में निषेचन होता है? तो वो कौन सा है? वो है फैलोपियन ट्यूब। मतलब जो स्पर्म होता है, मतलब जो स्पर्म होता है वो कहाँ जाके अंडाशय से मिलता है? वो फैलोपियन ट्यूब में ही मिलता है। तो ये क्या हो गया? मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो इसका त्वरण होगा मतलब कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 3.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसका त्वरण होगा। हम लोग गति के पहले नियम के बारे में बात की है। गति का पहला नियम क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस ए टी। और हम लोगों से ये क्या चीज पूछ रहा है? हम लोगों से
हम लोगों से ये क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो ए को हम इधर ही छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। हमको क्या करना है, इसको निकालना है। हमको दिया क्या क्या है, बस की चाल दे दिया गया, मतलब समय दे दिया गया है 10 सेकेंड। तो टी कितना है, समय कितना है, समय है 10 सेकेंड। नेक्स्ट बात करें तो 36 किलोमीटर से 72 किलोमीटर, मतलब कि प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। प्रारंभिक वेग कितना है, 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप यदि गौर किए होंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कोई ऑप्शन में दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में, हमको क्या करना होगा, किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। और हम किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करना है, इसके बारे में हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि हम यदि हमको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो हम 5/18 से इंटू करते हैं, वही मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, 18/5 से इंटू करते। तो ये कितना हो जाएगा, 80 टू 36, मतलब क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह बात करें कि अंतिम वेग कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे, 72 गुने 5/80, ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, तो 5 4 जा 20, मतलब कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम v को कितना लिख देंगे, 20 मीटर पर सेकेंड। अभी हम क्या करेंगे, सारा वैल्यू को क्या करते हैं, हम इस सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो वो प्रारंभिक वेग कितना, अंतिम वेग कितना दिया हुआ है 20, प्रारंभिक वेग कितना है 10, और इसका टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम भी है 10, तो 20 माइनस 10, 10/10, मतलब कि 1 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि उसका त्वरण कितना हो जाता है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद उसका क्या हो जाता है, त्वरण हो जाता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका क्या हो जा रहा है, त्वरण हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी। मतलब कि कोई 100 वाट का बल्ब है और उसको कितने मिनट तक जलाया गया है, 1 मिनट तक जलाया गया है, तो उसका कितना ऊर्जा खपत होगा। तो हम इसका फॉर्मूला क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यू से लिखते हैं। विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, यू बराबर पी इंटू टी। यू बराबर क्या होता है, P इंटू टी। किसका फॉर्मूला है, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला है। विद्युत ऊर्जा मतलब यहाँ पे क्या, एक बल्ब 1 मिनट जलाने पर कितनी खपत होगी, तो P इंटू टी होता है। P कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, तो हम 60 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6000। तो कितना हो जाएगा, ये 6000 जूल हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हम बात करें कि यहाँ पे पी क्या है, तो पी को बोलते हैं विद्युत शक्ति, और टी मतलब समय। यू किसको बोलते हैं, ये हो गया यू। और इसके बाद बात करें कि पी क्या होता है, पी विद्युत शक्ति को किससे दर्शाते हैं, विद्युत शक्ति को पी से दर्शाते हैं, विद्युत शक्ति। और टी से किसको दर्शाते हैं, समय को दर्शाते हैं। तो U बराबर P इंटू टी किसका फॉर्मूला हो गया, विद्युत शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है 900 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है। मतलब कि कोई 900 किलोग्राम मिली क्यूब का क्या है, एक घनत्व का एक ठोस है जो किस पे तैर रहा है, तेल पर तैर रहा है, तथा वह तेल
1000 किग्रा मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व कितना होगा? 950, 850, 800 या 1050? निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यह तेल का घनत्व कितना दिया है? तेल का घनत्व वस्तु के तेल का घनत्व कितना है? क्या पूछ रहा है? तेल का घनत्व पूछ रहा है। तेल का घनत्व पूछ रहा है, और किस चीज का घनत्व दे दिया गया है? 900 किग्रा मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है, तथा वह तेल 1000 पानी पर तैरता है। 900 किग्रा मीटर घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है, तथा वह तेल 1000 किग्रा, मतलब कि पानी का घनत्व कितना है? पानी के घनत्व को हम किससे दर्शा सकते हैं? पानी के घनत्व को हम P1 से दर्शा सकते हैं। पानी को घनत्व को हम किससे दर्शा सकते हैं? P1 को दर्शा सकते हैं। वही हम बात करें कि तेल का घनत्व कितना है? तेल का घनत्व को हम क्या लिख सकते हैं? तेल के घनत्व को हम P2 लिख दिया, और आती का घनत्व को क्या लिख दिया? P1, और अपॉन इसको किससे डिवाइड दे देंगे? 2 से डिवाइड दे देंगे। तो यह इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो P1 इंटू P2 अपॉन 2। P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? P1 का वैल्यू है 900, इंटू P2 का वैल्यू कितना है? 1000 अपॉन 2। सॉरी, प्लस होगा, इंटू नहीं होगा, प्लस होगा। प्लस होगा तो हम क्या करेंगे? इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1000 है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 1900 अपॉन 2, मतलब कि कितना हो जाएगा? 950। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको ऐड करना है, मतलब कि हम क्या किए? इसके घनत्व और इसको घनत्व को, यदि हम इसको शॉर्ट में समझे, हम इस सबको मिटा देते हैं, इसको हम लॉन्ग फॉर्म में बता दिए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसी को बनाए, तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनेगा? तेल का घनत्व इसको हम P1 मान लेते हैं, पहले वाले घनत्व को P1 मान लेते हैं, और दूसरे वाले घनत्व को क्या करते हैं? P2 मान लेते हैं, और इसको हाफ कर देते हैं। तो P1 का वैल्यू कितना दिया है? 900 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू कितना है? 1000 है, और इसको अपॉन 2 कर देंगे तो कितना आएगा? 950। मतलब कि ऐसे भी ऑप्शन है, वो क्या हुआ था? डिफाइन कर दिए थे, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्वनि की गति निर्भर पर करती है। ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? माध्यम के तापमान पर, माध्यम के दबाव पर, ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत के तापमान पर, या माध्यम के तापमान और दबाव दोनों पर? तो बात करें कि ध्वनि के जो तापमान है, गति है, वो माध्यम का तापमान पर निर्भर करती है। मतलब कि ध्वनि का गति किस पर निर्भर करती है? माध्यम का तापमान पर। और बात करें कि ध्वनि किसमें क्योंकि ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चीज चाहिए? उसको निर्वात में तो ये गमन नहीं करते, कोई ना कोई वस्तु चाहिए। और सबसे अधिक किस में गमन करती है? ठोस में करती है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किस में गति करती है? गैस में करती है। और यदि हम किसी ठोस के पदार्थ के क्या किए? ठोस पदार्थ के गर्म किए, और जैसे जैसे उसका गर्म होगा वैसे उसे उसका क्या होगा? तापमान, मतलब कि गति, ध्वनि की गति बढ़ती जाएगी। उसी तरह यदि आप गर्म हवा में, मतलब कि गर्म हवा में भी क्या होता है? ध्वनि की गति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सतत विकास का मुख्य महत्व क्या है? भावी पीढ़ी की जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, विकास के लिए तेजी से उपलब्ध संसाधनों का दोहन करना, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की लागत में वृद्धि करना, या प्राकृतिक संसाधनों के भंडारण को बढ़ाना। तो भावी पीढ़ियों की जरूरतों, मतलब कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसकी जरूरतों को, संसाधन को संरक्षित करके रखना। यदि सारे चीजों को हम यदि अभी खत्म कर देते हैं, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सतत विकास के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ठंडे पानी में घुलते ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी होती है? 10 ppm, मतलब कि पार्ट पर क्या होता है? 10 पार्ट्स पर मिलियन। ppm का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। मतलब कि ठंडे पानी में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता गर्म पानी की सांद्रता से अधिक होता है। यदि आप
5 डिग्री सेल्सियस में 5 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी में यदि आप पानी ऑक्सीजन को मापिए, डीओ से मापा जाता है ना, हम लोग डाइल्यूटेड ऑक्सीजन के बारे में पढ़े थे तो फर्स्ट लेक्चर या सेकंड में कि किसी भी पानी में कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है उसको हम किससे जानते थे, डाइल्यूटेड ऑक्सीजन। तो क्या होता है, आप ठंडे पानी में डीओ को नापिए और एक 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी में डीओ को नापिए, तो आप पाइएगा जो ठंडे पानी है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा गर्म पानी की मात्रा में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा, मतलब जो जल विद्युत संयंत्र है उसके द्वारा उत्पादित ऊर्जा क्या है, गैर प्रदूषण और गैर नवीकरणीय। मतलब जो जल विद्युत संयंत्र है वो प्रदूषणकारी और गैर नवीकरणीय, गैर प्रदूषणकारी और नवीकरणीय, प्रदूषणकारी और नवीकरणीय। हम लोग जानते हैं कि जो अतः जल विद्युत संयंत्र है वो नवीकरणीय, मतलब कि वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, और इसके अलावा ये जल विद्युत से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता। मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गैर प्रदूषणकारी होते हैं और अनवीकरणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, समाप्त होने वाले, समाप्त नहीं होने वाले, अर्थात अच्छा है, ना तो समाप्ति योग और ना ही अच्छा है, अधिक महंगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बात करें कि जो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है वह समाप्त होने वाला है, मतलब कि ऊर्जा का एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, गैर पारंपरिक स्रोत समाप्त होने वाला है, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 250 वाट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब है, बल्ब कितना है 100 वाट का, उसको कितने किससे जोड़ा जा रहा है, 250 वाट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 0.1 एम्पियर, 0.4, 2.5 एम्पियर या 10 एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, तो प्रवाहित धारा आई के बराबर क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े थे, आई बराबर क्यू आर पढ़े थे, आई बराबर क्या पढ़े थे, पी अपॉन भी पढ़े थे ना। पी से क्या होता है, पी मतलब वॉल्यूम 100, विद्युत धारा 100 वाट कितना दिया है, वाट शक्ति 100 और कितना है 250 है, तो 0 से 0 का जगह ये कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर। मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 2.5 पॉइंट भाई थिया, तो क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और इसकी 1.25 कितना होता है बी के बराबर, मतलब कि 0.4 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेल के विद्युत वाहक का मात्रक होता है, मतलब जो सेल का विद्युत वाहक होता है उसका वाहक का बल का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है या कूलम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सेल के जो विद्युत वाहक है उसका बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट से हम जानते हैं। सो आज का लास्ट प्रश्न क्या है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन में सही है कि अपसारी लेंस है। तो इस क्वेश्चन को क्या है, बहुत बार रिपीटेड भी हो सकता है, या हम इसको बताए थे कि जो अवतल लेंस है वो कौन सा है, अपसारी लेंस है। यदि आप पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।